I welcome all my dear students to Learn Karo क्लास 11 and 12। मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी सोशियोलॉजी टर्म 2 की सेकंड चैप्टर दैट इज कल्चरल चेंज के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर दैट वाज स्ट्रक्चरल चेंज के भी एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी हमने आपकी इंग्लिश का टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है इंक्लूडिंग आपकी बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टास, सभी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इन केस अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड इंग्लिश टर्म 2 की सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ कल्चरल चेंज। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन सेंस्क्रिटाइजेशन। अब यहाँ पर आपको एक क्रिटिकल एसे लिखना है, ठीक है। ऐसे से आपको इतना तो पता चली गया कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप अपना लिखना है यहाँ पर। और क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, आपको एक डिटेल एनालिसिस इसमें करना है ओवर सेंस्क्रिटाइजेशन, ठीक है। यानी कि आप इसमें सेंस्क्रिटाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट को टच करोगे, उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे, इसके सारे प्रोज, इसके सारे कॉन्स, यानी कि इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताओगे और इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी बताओगे। अब क्योंकि ये लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, आपको ऐसे फॉर्म में आपका आंसर लिखना है, तो बेटर क्या रहेगा, आप जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में आपको आंसर करना हो तो आप आंसर करने से पहले उसका एक सिनॉप्सिस बना लो। सिनॉप्सिस में आपको क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको उसमें लिखना होता है कि आप इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन आपको लिखना होता है उसके इम्पैक्ट्स, देन आपको लिखना होता है उसका क्रिटिसिज्म एंड एंड में लिखना होता है कंक्लूजन। बेसिकली ये हेडिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप अपना सारा आंसर जो है कवर कर रहे होंगे, और इससे आपका जो आंसर है और ज्यादा अच्छा लगता है देखने में जब उसको एग्जामिनर चेक कर रहा होता है कि आपने ये सारी सिनॉप्सिस में बता दिया है, पहले ये आंसर थे कि आप क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करने वाले हो। तो ये सिनॉप्सिस जो है आप हर एक क्वेश्चन एंड आंसर्स में जो लॉन्ग फॉर्मेट में आप आंसर कर रहे हो उसमें से यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलर आंसर पे, जिसमें हमें क्रिटिकल ऐसे लिखना था सेंस्क्रिटाइजेशन के ऊपर। तो क्या होता है सेंस्क्रिटाइजेशन, सबसे पहले आप इसमें एक इंट्रोडक्शन दोगे कि ये जो सेंस्क्रिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये प्री कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। ये आपने एक लाइन में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद आप लिखोगे द टर्म सेंस्क्रिटाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। किसने दिया था ये टर्म सेंस्क्रिटाइजेशन, ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप डेफिनेटली अपने आंसर में मेंशन करोगे ही करोगे। अब आप बताओगे सेंस्क्रिटाइजेशन जो प्रोसेस है ये होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लो कास्ट, ट्राइब या ग्रुप के जो लोग होते हैं टेक्स ओवर द कस्टम्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजी, स्टाइल ऑफ लाइफ, किसकी तरह, एक हाईली प्लेस्ड ग्रुप की तरह वो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है अपटेक कर लेते हैं, उनको कॉपी करते हैं या उनको इमिटेट करते हैं। बेसिकली वो किसकी तरह कर रहे हैं, ट्वाइस बॉर्न या द्विजा कास्ट की तरह। तो ये प्रोसेस होता है आपका सेंस्क्रिटाइजेशन। इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन, बहुत सारी जगह पर आपको सेंस्क्रिटाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है या इफेक्ट है देखने को मिलता है। जैसे कौन कौन से हैं वो स्फीयर्स, आपकी लैंग्वेज, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा और आपका लाइफस्टाइल या फिर आपके रिचुअल्स जो रीति रिवाज होते हैं, उन सब जगह इम्पैक्ट पड़ता है सेंस्क्रिटाइजेशन का। बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और हमारी हर एक लाइफ की एस्पेक्ट को सेंस्क्रिटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका आता है इट इज प्राइमरली अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन हिंदू स्पेस। ऑल्दो इनिशियली ऐसा माना जाता था कि ये जो सेंस्क्रिटाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू स्पेस में ही जो है प्रैक्टिस होता है, लेकिन जो एम.एन. श्रीनिवास थे जो एक रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला, श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट इट वाज विजिबल इन सेक्ट्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स आउटसाइड हिंदुइज्म। यानी कि इन्होंने बोला कि हिंदुइज्म के अपार्ट भी प्रैक्टिस होता है और उसमें भी ये आइडेंटिफाई हुआ है। इट ऑपरेट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से ऑपरेट करता है, कहीं पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है और कहीं पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। जैसे कि पंजाब एनसीईआरटी में आपके जो भी एग्जांपल्स कोटेड होते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उनको मेंशन करो अपने आंसर्स में। इन दोज एरियाज वेयर अ हाईली सेंस्क्रिटाइज्ड कास्ट वाज डोमिनेंट, उन जगह में जहां पर हाईली सेंस्क्रिटाइज्ड यानी कि जो बहुत ज्यादा सेंस्क्रिटाइजेशन को फॉलो करते हुए ऐसी कास्ट डोमिनेट होती थी, द एंटायर रीजन अंडरवेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ
सेंसिटाइजेशन। तो वो जो पूरा एरिया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, एरिया या स्टेट हुआ करता था, वो पूरा ही एरिया सेंसिटाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करा करता था, क्योंकि वहां पर सेंस्क्रिटिक जो कास्ट है वो डोमिनेंट हुआ करती थी, यानी कि वो ज्यादा नंबर में ज्यादा इंडिविजुअल्स वहां पर प्रेजेंट होते थे उस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट आपका आता है इन दोज एरियाज वेयर नॉन सेंस्क्रिटिक कास्ट वर डोमिनेंट। अब कुछ ऐसी जगह भी होती थी जहां पर नॉन सेंस्क्रिटिक कास्ट जो है वो डोमिनेंट होती। इसका क्या मतलब है कि जो लोग नॉन सेंस्क्रिटिक ग्रुप को बिलोंग करते थे उनकी तादाद ज्यादा थी, उनकी काउंटिंग ज्यादा थी, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ पीपल नॉन सेंस्क्रिटिक जब एक जगह पर होते थे तब क्या होता था, इट वाज देयर इन्फ्लुएंस दैट वाज स्ट्रॉन्गर। तो अब इन लोगों की नॉन सेंस्क्रिटिक वाले ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, वो लोग ज्यादा पावर को होल्ड किया करते थे। दिस कैन बी टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ डीसेंस्क्रिटाइजेशन। अब इस प्रोसेस को, जहां पर नॉन सेंस्क्रिटिक इंडिविजुअल ज्यादा होते थे, वो डोमिनेंट होते थे, वो ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे, उस प्रोसेस को आप डीसेंस्क्रिटाइजेशन बोलते हो। तो अब सेंस्क्रिटाइजेशन और डीसेंस्क्रिटाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है श्रीनिवास आर्ग्यूड दैट सेंस्क्रिटाइजेशन ऑफ ग्रुप हैज यूजुअली द इफेक्ट ऑफ इंप्रूविंग इट्स पोजीशन। अब एम एन श्रीनिवास ने बताया है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशनल चेंज होता था, ठीक है। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता था, जो स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का वो एज इट इज रहा करता था। It normally presupposes either an improvement in economic या political position। जो मैंने आपको बताया सिर्फ पोजिशनल चेंज होता था, स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं होता था। ऑफ ग्रुप concerned with higher group self consciousness resulting from its contact with source of। अब जो लोग सेंस्क्रिटाइजेशन फॉलो करते थे वो अपने आप को किससे रिलेट किया करते थे, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म से, सच एज पिलग्रिम सेंटर या फिर मोनार्की या फिर प्रोलिसाइटिक सेक्ट से अपने आप को एसोसिएट करा करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट था उस टाइम पर। तो सबको अपने आप को प्योरिटी की साइड ज्यादा ले जाना था और पोल्यूशन से दूर करना था। बट इन इंडिया देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स टू एन इजी टेकिंग ओवर ऑफ द कस्टम्स ऑफ हायर कास्ट बाय लोअर। Traditionally, the dominant caste punished those lower caste which was audacious enough to attempt it। अब ये जो आप पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हो सेंस्क्रिटाइजेशन का, ये इतना ज्यादा इजी नहीं था फॉलो करने के लिए, इसे प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जो भी हायर कास्ट के लोग हुआ करते थे वो लोअर कास्ट के जो मेंबर्स होते थे उनको पनिश किया करते थे, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा क्या दिखाया है, करेज दिखाया है हायर प्रैक्टिसेस को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट आपका आता है सेंस्क्रिटाइजेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस whereby people want to improve their status। अब सेंस्क्रिटाइजेशन जो पूरा प्रोसेस है लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेटस को इंप्रूव करना चाहते हैं हाईली प्लेस्ड ग्रुप की तरह। ऑलराइट, थ्रू अडॉप्शन ऑफ नेम्स, कस्टम्स और कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस अगर मैं लो कास्ट की हूं तो फिर मैं सेंस्क्रिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करूंगी, जो भी हाईली प्लेस्ड ग्रुप की तरह या तो मैं अपने नेम रख लूंगी या उनके जो कस्टम्स हैं उनको मैं फॉलो करने लगूंगी, जो वो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो डांस फॉर्म उन्हें पसंद है मैं सेम वही पसंद करने लगूंगी। तो इसको क्या बोलेंगे कि मैं सेंस्क्रिटाइज हो रही हूँ। ऑलराइट, द रेफरेंस मॉडल इज यूजुअली फाइनेंशियली बेटर ऑफ। अब ये जो पूरी प्रैक्टिसेस है इसको जो है फॉलो करने के लिए क्या चाहिए होता है, वेल्थ चाहिए होता है। इसलिए हर एक इंसान जो है सेंस्क्रिटाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए वेल्थ रिक्वायर्ड थी और सभी के पास इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं हुआ करती थी। In both the aspirations to be like higher placed groups occurs only when people become wealthier। जिनके पास वेल्थ होगी वही ये जो पूरा प्रोसेस है सेंस्क्रिटाइजेशन का इसको फॉलो कर पाएंगे, और जिनके पास वेल्थ नहीं है वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रिटिसिज्म ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है सेंस्क्रिटाइजेशन के प्रोसेस के। इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी। अब सेंस्क्रिटाइजेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है इसको क्रिटिक्स इसके क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये और ज्यादा एग्जैजरेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है काहे को, सोशल मोबिलिटी को। यानी कि ये बताता है कि कोई अपर है और कोई लोअर कास्ट है, कोई प्योर है तो कोई इम्प्योर है, यानी कि ये प्योरिटी और पोल्यूशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट टू मूव अप टू अ सोशल लैडर। ऑलराइट, और ये जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग सोशल लैडर होता है, आपको याद होगा जो डिवीजन होता है हमारा कास्ट हायरार्की का, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ये इस सोशल लैडर को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। फॉर इट लीड्स टू नो स्ट्रक्चरल चेंज। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल याद रखनी है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज बिल्कुल नहीं आता है।
बट ओनली पोजिशनल चेंज ऑफ सम इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल चेंज होता है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज बिल्कुल नहीं आता है। इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट, और जो इनइक्वालिटी होती है हमारी सोसाइटी में वो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी और अभी भी एग्जिस्ट करती है। थ्रू सम इंडिविजुअल्स मे बी एबल टू इम्प्रूव देयर पोजीशन विद इन द अनइक्वल स्ट्रक्चर। अब हमारी सोसाइटी में अनइक्वल स्ट्रक्चर तो है ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कास्ट हायरार्किकल ऑर्डर्स और सोशल लैडर के अकॉर्डिंग 4 वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। ऑलराइट, द आइडियोलॉजी ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन एक्सेप्ट, अब ये जो सेंस्क्रिटाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक्सेप्ट करता है वेज ऑफ अपर कास्ट एज सुपीरियर एंड ऑफ लोअर कास्ट एज इंफीरियर। हम किसी को कॉपी कब करते हैं? जब हम अपने आप को उससे इंफीरियर माने और जिसको हम कॉपी कर रहे हैं उसको हम सुपीरियर मान रहे हो। तो ये जस्टिफाई करता है कि जो अपर कास्ट है वो सुपीरियर है और लोअर कास्ट इंफीरियर है। तो इसे किसी ह्यूमन को तो सुपीरियर कंसिडर कर रहे हैं और उसी जगह दूसरे ह्यूमन को ये इंफीरियर कंसिडर कर रहे हैं, और इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई भी कर रहा है सेंस्क्रिटाइजेशन का प्रोसेस। दस द डिजायर टू इमिटेट द अपर कास्ट इज सीन एज नेचुरल एंड डिजायरेबल। अब जब ये सब जस्टिफाई होता है कि कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर है, तो इमिटेट करना एक इंफीरियर पर्सन को सुपीरियर की तरह ये बहुत नेचुरल हो जाता है और ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल हो जाता है, क्योंकि इससे स्टेटस भी इंप्रूव हो जाएगा, पोजीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। Sensitization seems to justify model that rest on inequality and exclusion। और ये जो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है ये किस पर रेस्ट करता है? 2 इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स इसमें लर्न रखने हैं। क्या? इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जो कि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। हमने ये अच्छे से डिटेल में चैप्टर में कवर किया हुआ है। इट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन पोल्यूशन एंड प्योरिटी, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आप टॉप हायरार्की को बिलोंग करते हो उसको बहुत ज्यादा प्योर माना जाएगा, और जितना भी आप लोअर स्ट्रेटा को बिलोंग करते हो उसको आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड माने जाओगे, और ये इसको जस्टिफाई करता है। Therefore, to be able to look down on some group or people just as upper caste look down on lower caste is a mark of privilege, और इस बात को करेक्ट माना जाता है। According to the process of sensitization, it shows how such discriminatory ideas become a way of life। अब ये जो discriminatory practices है हमारी, जब हम इसको डे टू डे लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये हमारी वे ऑफ लाइफ बन जाती है, और हमें कुछ भी न्यू नहीं लगता है। हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि हम कुछ भी क्या है अनडेमोक्रेटिक थिंग एथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलराइट, instead of aspiring for equal society, the exclusion and discrimination seek to give their own meaning of their excluded status. This give rise to undemocratic society। अब इससे कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का इमर्जेंस हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, इसलिए यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती हुई दिखाई गई है। Since sensitization result in adoption of upper caste rights and rituals, it leads to practices of secluding girls and women। अब इसमें और क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है seclusion of girls and women, adoption of dowry practices। जब एक लोअर कास्ट का जो ग्रुप है वो अपर कास्ट की सारी ही प्रैक्टिसेस उनके रिचुअल्स को कॉपी कर रहा है, तो उनके साथ साथ जो है ये उनके इवल्स को भी कॉपी करता है, ये प्रैक्टिस करता है, जैसे कि seclusion of girls and women, adoption of dowry practices instead of bride pricing and practicing caste discrimination against other groups। ये भी इमिटेट कर लिया उन्होंने, किसकी तरह? हाईली प्लेस्ड ग्रुप की तरह। The effect of such a culture is that it erodes characteristic of Dalit culture and society। अब इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जो दलित का इंडिविजुअल कल्चर होता है वो इरोडेड हो जाता है, वो फेड अवे हो जाता है या वो डिग्रेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी वर्थ ऑफ लेबर विच लोअर कास्ट डिग्रेडेड एंड रेंडर्ड शेमफुल, आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ वर्क। अब आइडेंटिटी किसके अकॉर्डिंग बेस करी जाती थी उस टाइम पर? वर्क के अकॉर्डिंग, यानी कि जो जिस तरह का काम कर रहा है उसी तरह से उसकी आइडेंटिटी को जज किया जाता था। एज आर्टिसियंस एबिलिटी आर रिगार्डेड एज यूजलेस, तो किसी भी पर्सन को आप यूजलेस नहीं कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वर्क के अकॉर्डिंग जो है जस्टिफाई करा जाता था आइडेंटिटी को इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वेस्टर्नाइजेशन इज ऑफन जस्ट अबाउट अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न अटायर एंड लाइफस्टाइल। Are there other aspects to being westernized or is that about modernization? Discuss। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डेफिनेटली अच्छे से पता होना चाहिए कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, एंड सेकेंडली आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। आई नो बहुत सारे बच्चे वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ये जो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज होते होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्या वेस्टर्नाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि हम अडॉप्ट करते हैं वेस्टर्न अटायर को और उनके लाइफस्टाइल को? क्या इसके और भी कोई एस्पेक्ट
करेक्ट है टू बीइंग वेस्टर्नाइज्ड, और इज दैट अबाउट मॉडर्नाइजेशन, या फिर ये मॉडर्नाइजेशन है, आपको ये बताना है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको मीनिंग बताना होगा वेस्टर्नाइजेशन का, क्या होता है वेस्टर्नाइजेशन का मीनिंग, फिर आपको बताना होगा इसके काइंड्स क्या होते हैं वेस्टर्नाइजेशन के, उसके बाद इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और इसके बाद आप आओगे मॉडर्नाइजेशन पर। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन स्टार्ट होता है एज एम एन श्रीनिवास डिफाइंस वेस्टर्नाइजेशन। सबसे पहले आप बताओगे कि क्या डेफिनेशन है वेस्टर्नाइजेशन की बाय एम एन श्रीनिवास, एज द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर as a result of 150 years of British rule। तो एम एन श्रीनिवास ने क्या बताया कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, इंडियन सोसाइटी या कल्चर में जो भी चेंज आया है किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 150 इयर्स के लिए ब्रिटिशर्स का रूल रहा है। द टर्म सबज्यूमिंग चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। सबज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब्सॉर्बिंग या एनकम्पासिंग। तो ये इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ये हो गई आपकी वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन की वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली होता क्या है। देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन के बाद आपको वेस्टर्नाइजेशन के काइंड्स बताने हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहला काइंड इसमें आता है, वन काइंड रेफर्स टू एमर्जेंस ऑफ वेस्टर्नाइज्ड सब कल्चर पैटर्न थ्रू अ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ इंडिया हु फर्स्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न कल्चर। तो सबसे पहले किस पर इफेक्ट देखा गया, माइनॉरिटी सेक्शन पे इंडिया के। ऑलराइट, दिस इंक्लूडेड द सब कल्चर ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। और ये इफेक्ट सबसे पहले किस पर देखा गया, ज्यादा इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, हु नॉट ओनली अडॉप्टेड मेनी कॉग्निटिव पैटर्न्स और वेज ऑफ थिंकिंग बट आल्सो स्टाइल्स ऑफ लाइफ एंड सपोर्टेड इट्स एक्सपेंशन। इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं करी ये प्रैक्टिसेस, ये अटायर, ईटिंग हैबिट्स, ये वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन साथ साथ इन्होंने इसका एक्सपेंशन भी किया और इसको बढ़ावा भी दिया। नेक्स्ट आपका आता है, देयर हैज बीन जनरल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चरल ट्रेट्स सच एज यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रेस, फूड, चेंजेस एंड इन जनरल। इन सब में आप क्या देखते हो, इसमें आप वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट देखते हो। नेक्स्ट आपका आता है, वेस्टर्नाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व इमिटेटिंग ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट पीपल अडॉप्ट मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। अब यहाँ पर आपको डेफिनेटली वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन को लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये याद रखो, वेस्टर्नाइजेशन हम रिलेट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, जब हम कुछ भी उनकी तरह फॉलो करते हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स, उनका वे ऑफ थिंकिंग, लाइफस्टाइल, तो वो सब तो आता है आपका वेस्टर्नाइजेशन में। लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें आप किसी को भी कॉपी नहीं करते हो, किसी को भी फॉलो नहीं करते हो, जबकि इसमें आप न्यू आइडियाज को इनोवेट करते हो, चेंज करते हो और कुछ न्यू क्रिएट करते हो एज मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। वेस्टर्नाइजेशन में हम फॉलो करते हैं और मॉडर्नाइजेशन में हम कुछ नया चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वेस्ट वेज ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग, द वेस्ट इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया है, किसका, वेस्टर्नाइजेशन का। द पेंटिंग ऑफ कृष्ण मेनन फैमिली इन मेट्रिलिनियल कम्युनिटी इन केरला। अब एक पेंटिंग बनी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, आप अपने पेजेस टर्न करके देखिएगा, आपको उसमें दिख जाएगी। अब उस पेंटिंग में कृष्ण मेनन की फैमिली है इन मेट्रिलिनियल कम्युनिटी, जिसमें हम मदर साइड की लीनिएज को फॉलो करते हैं, कहां पर, केरला में। बट इट रिफ्लेक्ट्स द वेरी टिपिकल पैटर्न, लेकिन वो एक बहुत डिफरेंट एक टिपिकल पैटर्न दिखाती है, जिसमें कि पेट्रीलिनियल यानी कि फादर के साइड की लीनिएज को फॉलो करने वाली न्यूक्लियर फैमिली दिखाई गई है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं। ऑलराइट, तो ये एक आप क्लासिकल एग्जाम्पल है जो यहाँ पर कोट कर सकते हो। श्रीनिवास सजेस्टेड दैट व्हाइल लोअर कास्ट सॉट टू बी संस्कृताइज्ड, जब जो लोअर कास्ट के इंडिविजुअल्स होते थे दे वर सीकिंग टू बी संस्कृताइज्ड, जो अपर कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हुआ करते थे दे सॉट टू बी वेस्टर्नाइज्ड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें आपको याद रखना है कि लोअर कास्ट के जो इंडिविजुअल्स होते थे दे वर सीकिंग फॉर संस्कृताइजेशन, और जो अपर कास्ट के थे दे वर सॉटिंग फॉर वेस्टर्नाइजेशन। बट दिस जनरलाइजेशन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेंटेन करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इससे आपका आंसर जो है और ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा। द थियास, जो कि लो कास्ट को बिलोंग करते थे केरला रीजन में, शो कॉन्शियस एफर्ट्स टू वेस्टर्नाइज। ये लो कास्ट के इंडिविजुअल्स हुआ करते थे, लेकिन थियास जो है लो कास्ट के इंडिविजुअल्स हुआ करते थे एंड दे वर ऑलवेज
सीकिंग टू वेस्टर्नाइज, सेंसिटाइजेशन के लिए वो नहीं सीख कर रहे थे. एलाइड थियास अप्रोप्रिएटेड ब्रिटिश कल्चर एज मूव टुवर्ड्स अ मोर कॉस्मोपॉलिटन लाइफ दैट क्रिटिसाइज्ड कास्ट, और इसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, इसलिए they were not seeking for sensitization, instead they were seeking for westernization. Also western education opens up new opportunities for different groups of peoples. All right, नेक्स्ट आपका आता है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्निटी अज्यूम्स दैट लोकल टाइज एंड पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड पर्सपेक्टिव्स गिव्स अ वे टू यूनिवर्सल कमिटमेंट्स एंड कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स. मैंने आपको बताया था इसमें चेंज लाया जाता है, न्यू इनोवेशन लाया जाता है जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे होते हैं. दैट द ट्रुथ ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलेशन, साइंस टेक प्रेसिडेंस over those of emotions, sacred and non-rational things. अब यहाँ पर हम ज्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे एंड रेशनैलिटी पे चीजों की, rather than sacredness या फिर non-rational things के लिए. That the individuals rather than the group be primarily unity of society and politics. अब यहाँ पर ग्रुप्स की बजाय इंडिविजुअल्स को फोकस करा जाता है जिससे कि सभी की बातें सुनी जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जा सके. That the association in which men live and work be based on choice not birth. अब जिस तरह का जॉब कोई भी पर्सन लेना चाहता है, वर्क करना चाहता है, वो बाय बर्थ डिटरमाइन नहीं होगा, रादर वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है. That mastery rather than fatalism orient their attitude towards material and human environment. That the identity be chosen and achieved, not ascribed and affirmed. यानी कि अब यहाँ पर आइडेंटिटी भी बाय बर्थ डिसाइड नहीं होती है, रादर जो आपके अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करा जाता है. That work be separated from family, residence and community in bureaucratic organization. Alright, next आपका आता है in It would be simplistic to state that complex combinations are just a mix of tradition and modernity, as through tradition and modernity themselves are fixed identities. अब basically यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जो आपका क्वेश्चन था आप वहाँ पर आ जाओ. Westernization is often just about adoption of Western attire and lifestyle. तो आप लिखोगे कि नहीं, नो इट्स नॉट ट्रू दैट वेस्टर्नाइजेशन इज जस्ट अबाउट अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न अटायर एंड लाइफस्टाइल. उसके बाद आप ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर आगे कंक्लूड करोगे. और एज दो इंडिया हैज और हैड ओनली वन सेट ऑफ ट्रेडिशंस, मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉडिफाइड एंड रीडिफाइंड. इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ABC 3 पार्ट्स पूछे गए हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन. पहला है आपका राइट्स एंड सेक्युलराइजेशन. नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन. नेक्स्ट आपका आता है जेंडर एंड सेंस्क्रिटाइजेशन. जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट 2 में आपको सेक्युलराइजेशन बोला है तो आप थर्ड में जल्दबाजी में यहाँ पर भी सेक्युलराइजेशन पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेंस्क्रिटाइजेशन पूछा गया है. ठीक है, तो राइट्स एंड सेक्युलराइजेशन आपका पहला क्वेश्चन है. सबसे पहले आप बताओगे राइट्स क्या होता है, फिर आप बताओगे सेक्युलराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद आप इनको रिलेट करके अपने आंसर को कंक्लूड करोगे. तो सबसे पहले आप बताओगे राइट्स क्या होता है. राइट्स आर द कस्टम्स एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिव रिलीजन. जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम राइट्स बोलते हैं. और ये जो राइट्स होते हैं दे आर रिजिड एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, यानी कि ये उसके डूज एंड डोंट्स जो है डिफाइन करते हैं. अब ये तो हो गया आपका राइट्स क्या होता है. अब आप बताओगे सेक्युलराइजेशन क्या होता है. ठीक है, तो सेक्युलराइजेशन क्या होता है. इट यूजुअली मीन्स अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन. तो जहां पर जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप सेक्युलराइजेशन बोलते हो. लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेक्युलराइजेशन का डिफरेंट मीनिंग है. इसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है कि हम हर एक डिफरेंट रिलीजन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट पे करेंगे, उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस पे करेंगे. Indicators of secularization have referred to levels of involvement with religious organizations, the social and material influence of religious organization and degree to which people hold religious beliefs. ये क्या सब डिफाइन करता है हमारा सेक्युलराइजेशन, कि लोग कितना ज्यादा राइट्स में, रिचुअल्स में और रिलीजन में बिलीव करते हैं.
but the general assumption that the modern society are increasingly becoming secular may not be entirely true. लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज है वो ज्यादा सेक्युलर हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था सेक्युलराइजेशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग है, जिसमें ये बोला गया है कि हर एक डिफरेंट रिलीजन को जो है इक्वल हम क्या पे करेंगे, इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट पे करेंगे. अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ रिचुअल इन इंडिया has direct reference to pursuit of secular ends. तो ये यही बताने का मतलब करा गया है कि यहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट में सेक्युलराइजेशन का डिफरेंट मीनिंग है. रिचुअल्स हैव सेक्युलर डायमेंशंस, दैट इज दे प्रोवाइड मेन एंड वुमेन ओकेजन्स फॉर सोशलाइजिंग विद पीपल, पीयर्स एंड सुपीरियर्स. जितनी भी सोशल गैदरिंग होती है उसमें आप क्या मिल करते हो, उसमें आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मिलते हो और अपने सुपीरियर्स के साथ इंटरैक्ट करते हो. यहाँ पर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शो ऑफ देयर फैमिलीज वेल्थ, क्लोथिंग एंड ज्वेलरी. अब जब भी कोई फंक्शन होता है या फेस्टिवल होता है, कोई सोशल गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स कलेक्ट होते हैं. तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, सब लोग अच्छे अच्छे अटायर पहन के जाते हो, ज्वेलरी पहन के जाते हो. तो इससे क्या होता है, ये सब आपने अपने लिए तो डेफिनेटली पहने ही है, लेकिन साथ साथ आपको एक शो ऑफ करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है ऑफ फैमिलीज वेल्थ, क्लोथिंग एंड ज्वेलरी. During the last few decades, in particular, the economic, political and status dimensions of ritual have become increasingly conspicuous. तो ये पूरा आपका आ जाता है secularism and rights के context में कि how they are both interrelated with each other. नेक्स्ट आपका आता है कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन. इन ट्रेडिशनल इंडिया कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन द रिलीजियस फ्रेमवर्क. आपको ये डेफिनेटली पता है कि ट्रेडिशनल टाइम में से ही इंडिया में जो हमारा रिलीजियस फ्रेमवर्क के अंडर ही जो पूरा कास्ट सिस्टम है ये वर्क करता आ रहा है सिंस टाइम ओल्ड. बिलीफ सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वर सेंटर्ड टू प्रैक्टिस. अब ये जो मैंने आपको बताया हुआ है 4 सिस्टम हुआ करते थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, और जो भी टॉपर होते थे उनको ज्यादा प्योर कंसिडर करा जाता था, जितने ज्यादा लोअर हायरार्की को बिलोंग करते थे उनको और ज्यादा पोल्यूटेड कंसिडर करा जाता था. इंडिया हैज सीन सच फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अब इंडिया ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनते हुए देखी है, किस बेसिस पर, कास्ट के एसोसिएशन पे. और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेसिस एसोसिएशन पर बनती हैं वो क्या करती है, उनका क्या वर्क होता है, दे सीम टू प्रेस अपॉन द स्टेट देयर डिमांड्स. तो वो अपने पर्टिकुलर कास्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, उसकी जो डिमांड्स है उनका प्रेशर क्रिएट करती है कि उनकी डिमांड्स को डेफिनेटली मान लिया जाए. सच अ चेंज रोल ऑफ कास्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था. ऐसा कास्ट का एक नया डायमेंशन जैसे कि वो रिलेट हो गई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज पे के साथ, और यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, वो प्रेस अपॉन कर रही है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, काहे के लिए, अपने डिमांड्स के लिए. तो ऐसे कास्ट और सेक्युलराइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. द ट्रेडिशनल सोसाइटी The traditional social system in India was organized around caste structure and caste identities. तो ये पूरा किसके अराउंड बना हुआ है हमारा सिस्टम, कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर. In dealing with relationship between caste and politics, however, the doctrine modernizers suffer from xenophobia. अब यहाँ पर xenophobia का क्या मतलब होता है, xenophobia का मतलब होता है racism. नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिशियंस मोबिलाइज कास्ट ग्रुपिंग्स एंड आइडेंटिटीज इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज देयर पावर. अब यहाँ पर कास्ट आइडेंटिटीज के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज तो बन गई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोबिलाइजेशन किया जाता है अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए. वेयर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, अदर बेसिस ऑफ एसोसिएशंस, पॉलिटिशियंस अप्रोच देम एज वेल, एंड as they everywhere change the form of such organization, they change the form of caste as well. तो इससे यहाँ पर आपको पता चलता है, आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया था कास्ट एंड सेक्युलराइजेशन, आपको हमेशा आंसर जब लिख रहे हो क्वेश्चन पे ध्यान देना है. कास्ट और सेक्युलराइजेशन को आपको इंटररिलेट करके बताना था. कास्ट क्या होता है सबसे पहले आपने ये बताया, फिर सेक्युलराइजेशन क्या होता है फिर ये बताया, और थर्डली आपने बताया कास्ट और सेक्युलराइजेशन दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जेंडर एंड सेंस्क्रिटाइजेशन. आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंस्क्रिटाइजेशन पूछा गया है, सेक्युलराइजेशन नहीं, ठीक है. तो सेंस्क्रिटाइजेशन सपोर्ट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन एंड इज मोर लिबरल फॉर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन फॉर मेन. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन, जो लोग सेंस्क्रिटाइजेशन के फॉलोअर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट द वुमेन लाइफ विद इन 4 वॉल्स. उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि जो वुमेन की लाइफ होती है वो विद इन दी 4 वॉल्स, यानी कि घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहनी चाहिए.
they support or prefer the role of women as mother, sister and daughter. अब ये क्या मानते हैं कि जो भी एक वुमेन की लाइफ होना चाहिए वो किस किस चीजों को जस्टिफाई करना चाहिए, एज ए वुमेन, एज ए मदर, अ सिस्टर एंड अ डॉटर। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो भी कोई एक वुमेन है उसको सिर्फ और सिर्फ हाउस रिलेटेड वर्क ही करने चाहिए। They like women to follow traditional way of marriage with consent of parents. इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो भी women मैरिज करती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की कंसेंट से ही करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप कुमुद पवाडे का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये डेफिनेटली कोट कर दीजिएगा। कुमुद पवाडे एज स्टूडेंट कुड इनेबल हर टू रीड इन द ओरिजिनल व्हाट द टेक्स्ट हैव टू से अबाउट वुमेन एंड दलित्स। अब यहाँ पर खास बात क्या है, ये जो कुमुद पवाडे थी सबसे पहले ये एक लेडी है और दूसरी बात ये दलित कम्युनिटी को belong करती। As she proceeds with her studies, she meets with various reactions ranging from surprise to hostility, from guarded acceptance to brutal rejection. All right, तो suppressed class as a woman भी थी और as a दलित भी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को एजुकेट करा और इन्होंने संस्कृत को भी डिटेल में पढ़ा जिससे कि वो जो सेक्रेट टेक्स्ट है वो उनको भी इंटरप्रेट कर सके। As she says, और उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, I remember an expression I read somewhere जिसमें लिखा हुआ था व्हाट कम्स बाय बर्थ बट कांट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग। ऐसी कौन सी चीज है, क्या ही तो हम लेकर आए हैं इस दुनिया में और क्या ही हम यहाँ पर लेकर जाएंगे। और इसके आंसर में वो बोलती है दैट इज कास्ट। तो कुमुद पवाडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब भी जेंडर और संस्कृताइजेशन का आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको डेफिनेटली वहां पर कोट कर सकते हो। एनसीईआरटी के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने आंसर्स में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करिएगा, आपका आंसर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा। So with this we have covered all the NCERT questions of cultural change. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. Apart from this, you may avail the entire study material in the PDF format. You may also attend live tests, quizzes and assignments too. I hope आज का सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा और समझ जरूर आया होगा। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और उसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा। डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ताकि आप सभी बच्चों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस सेशन हियर एंड आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडीइंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।